अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलाम। नया दिन है, खुशगवार दिन है, एक नया अज़्म है, नई तमन्नाएं हैं, नई ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी नई खबरें हैं, लेकिन कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है। और जो मौज़ूआत आज हम आपके सामने रखेंगे, मैं चाहूँगी ज़रा जल्दी हम बता दें। तो जनाब, दुनिया को पहले ही कोरोना और जंगों जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। अब एक नए वायरस ने एंट्री दे दी है। मंकी पॉक्स नामी ये वायरस है। और ये वायरस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और सवाल ये है जनाब कि पाकिस्तान में इससे निपटने के लिए अभी तक क्या तैयारियां हैं। बिकॉज कहा यह जा रहा था कि 2019 में एक वैक्सीनेशन तैयार हुई थी इस हवाले से, बट अभी वो वाइडली अवेलेबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि वो मैसर नहीं है। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि ये फैसल मैंने सुना था कि कुछ बैरूनी ममालिक जहाँ पर इसने अटैक किया है, तो जनाब ये क्यों अटैक हो रहा है और ये कैसे लग सकता है, आप इससे बच कैसे सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। क्योंकि सेहत की बात कर ही रहे हैं, मौसम भी गर्मी का है, तो उसमें काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा खाएं और क्या ऐसा पिएं जो हमें मौसम के मुताबिकत से हम चलें। तो उसमें फल ऑब्वियसली, अब कौन सा फल है गर्मी का, उससे फ़ायदा क्या होता है, ये भी आगे चल के हम बात करेंगे। और जनाब 100, 200 और 300 करोड़ का बिजनेस, अब ये बिजनेस कौन करता है जनाब? ये बिजनेस करती हैं गैर मुल्की फिल्में। लेकिन पाकिस्तान में बनने वाली फिल्मों का क्या रिकॉर्ड है कि जितना लगाया जाता है उतना वापस भी आता है? कौन सी फिल्म ने इस बार कितना बिजनेस किया है? शो में आज हम इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका में खेलों की सहूलियात को बेहतर से बेहतर करने का मिशन, ऐसे में मेजर क्रिकेट लीग के इन्वेस्टर ने फंड किया जमा, और इन इन्वेस्टर्स में से एक पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इनसे भी शो में आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस चीज़ की जिसके बारे में हर कोई परेशान है, यानी हमारी सियासत। क्या हो रहा है? हर बदलता लम्हा जो है एक नई खबर सामने लेके आता है। एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। आज 25 तारीख है। पीटीआई की सपोर्टर्स को 25 तारीख का इंतजार था, क्योंकि खान साहब ने दी हुई एक कॉल, शहर इक़्तिदार का करना है रुख दोपहर 3 बजे। तो जनाब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रात गए पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी को गिरफ्तार भी किया गया। महमूद रशीद को जौहर टाउन पुलिस ने 16 एमपीओ के तहत नजरबंद भी किया। दूसरी जानिब सेनेटर एजाज चौधरी को मॉडल टाउन में उनके करीबी अजीज के घर से हिरासत में लिया गया, जहां वो रुपोश थे। पीटीआई तर्जुमान की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस ने घर के दरवाजे तोड़कर एजाज चौधरी को गिरफ्तार किया है। और आज भी जब मैं आ रहा था तो महक में देख रहा हूँ पूरे मुल्क भर में तो पाबंदियां, बंदिशें लगाई जा रही हैं। यहाँ कराची में भी एग्जैक्टली कॉरिडोर 3 वाला रोड जो है, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर लगाए हुए हैं। मज़ार कायद के पास आप देखिए डाइवर्शंस है। अगर आप बाकी एरियाज में देखें तो नफरी तैनात है, और जो दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया उस पर एहतजाज की भी कॉल है। तो जनाब सेनेटर एजाज चौधरी के साहिबजादे का कहना है कि उनके वालिद को बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उनके साहिबजादे क्या कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। अली चौधरी एजाज चौधरी साहब का बेटा हूँ। आज सुबह एजाज चौधरी साहब को उनके भाई के घर से अरेस्ट किया गया है। उनके भाई के घर पे 2-3 फैमिलीज़ रहती हैं। घर का दरवाज़ा आके तोड़ा गया है, दरवाज़े पीटे गए हैं, ख़वातीन निकली हैं, उनसे बदतमीज़ी की है। पूरे घर में अलमारियाँ, दराज़ें जिनकी कोई तुक नहीं है, उनको चेक किया है। जैसे कि हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि शहर शहर धरने होंगे, एहतजाज की कॉल दी गई है, तो वैसे ही इंतज़ामिया भी हरकत में आई है। और पीटीआई के धरने के ऐलान के बाद परेडी स्ट्रीट और नुमाइश चौरंगी को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कॉरिडोर 3 से पीपल सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्तों को ये वाटर टैंकर लगाकर बंद किया गया है। एमेजना रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ट्रैफिक हुकाम ने शहरियों से एमेजना रोड इस्तेमाल ना करने की अपील की है। कहा है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए। तो ये सूरत हाल है मुल्क भर की, जो कि हम आपके साथ कर रहे हैं शेयर, क्योंकि 25 तारीख को खान साहब ने दी थी कॉल लॉन्ग मार्च की। अब लॉन्ग मार्च के धरने में तब्दील होता है, बिकॉज अगर हम इस चीज़ को 2014 के धरने से कंपेयर करें तो ये वो धरना और अभी का सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। तो जनाब जिसने भी अवामी समंदर को रोकने की कोशिश की वो बह जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ललकार है ये। पेशावर में नौजवानों से खिताब में कहा कि एक तरफ अमरीकी गुलाम और दूसरी जानिब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी चाहने वाले हैं। ये अदलिया, पुलिस और न्यूट्रल्स का इम्तिहान है। फैसला कर लें कि कौन किसके साथ खड़ा है।
टैग फोर्स कल रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूं कि आपका भी इम्तिहान है, पाकिस्तान की पुलिस ये आपका इम्तिहान है, ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं, सबका इम्तिहान है। कौम एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी मंजूर नहीं करेगी। ये मुल्क की आजादी की जंग है, ये जहाद है। जितनी भी हमारी पाकिस्तान की यूथ है, हर चीज की आपकी तैयारी हो। ये हमारी अब तहरीक कल शुरू हो रही है, तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती। मैं जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा कल। सामने मेरे नौजवान यूथ मेरे सामने होगी, सारी रुकावटें हटाएंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, हमारे खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं सबका इम्तिहान है। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह वो बह जाएगा। सब तैयार हो कल के लिए इंशाअल्लाह। तो आज़ादी मार्च की तैयारियां जो कि ज़ोरों शोर से जारी थीं, दूसरी ही जानिब इंतज़ामिया भी भरपूर हरकत में आई हुई है। ये तमाम के तमाम तर मामलात इस वक्त हमने समा के नुमाइंदे पूरे मुल्क में जो हैं हमारे मौजूद हैं और अपडेट हमें करेंगे। तो अब्बास शब्बीर, इसके अलावा सज्जाद हैदर और यूसुफ चीमा, इनिशियल हम इनसे अपडेट लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे ये तमाम तर मामला होना है, जो इस वक्त जो गुफ्तगू का जो है वो मरकज़ है इस्लामाबाद, अब्बास शब्बीर वहीं मौजूद है। अब्बास, कहाँ पे हैं मौजूद आप? पहले भी आप ये धरने कवर करते रहे। मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था जहां आप बता रहे थे कि 2017-18 में भी यहीं पे ये तमाम तर मैदान बना था जंग का, और एक बार फिर वही सूरत हाल आप देख रहे हैं। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे हारून पुल केपी के और पंजाब का हम इसको कह सकते हैं कि बॉर्डर है, जहां से केपी के ख़त्म होता है, पंजाब शुरू होता है। और आज इंटरसेप्शन जो है वो इमरान खान के इस काफिले की वो पंजाब पुलिस इसी मकाम से करेगी। फैसल, बिल्कुल आपने कहा कि इससे पहले भी जो धरना था, उससे पहले परवेज़ खटक जो मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, इसी जगह पर परवेज़ खटक को भी इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन उनके पास हैवी मशीनरी थी, क्रेन्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंटेनर्स यहाँ से हटाए थे। लेकिन इस बार इंतजामिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील है। आप देखें कि 3 लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगाए गए हैं, यानी ये जो पुल है, पिछली बार यहाँ पर जब ये हुआ था तो नीचे पानी था, लेकिन इस बार ये बिल्कुल खुश्क है और 3 लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगाए गए हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं कि ये वो जगह थी जो उस वक्त मैदान जंग बना था, यहाँ पे गाड़ियां जली थी, मोटरसाइकिल्स जले थे। लेकिन इस बार इस कंटेनर से दरमियान में और जो पहला कंटेनर है उस ब्रिज से आने में, उसमें भी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुझे इस बार खासा मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान जो लोग यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, और पंजाब पुलिस भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, और गुज़िश्ता रात भी इंतजामिया यहाँ पर खुद आई, सीनियर ऑफिशियल्स पंजाब हुकूमत के आए, उन्होंने इस पूरे मोटरवे के इंतजामात देखे हैं और इसको फूल प्रूफ बनाया है कि किसी तरीके से इमरान खान के इस काफिले को यहाँ से रोका जाए, क्योंकि सवाबी से इमरान खान ने निकलना है। 20 मिनट का रास्ता है बिल्कुल इस मकाम से पीछे, मोटरवे से जो इंटरचेंज से वो यहाँ से पहुंचेंगे। तो बेसिकली जो पहली इंटरसेप्शन होगी, जो पहला मैच होगा इमरान खान का, अगर तो वो मशीनरी के जरिए कंटेनर्स को हटाने की कोशिश करते हैं या कारकुनान कोशिश करते हैं इस लाइन को अबूर करने के लिए, तो इस लाइन से आगे भी जो मोटरवे के 2-3 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद तक, वहां पर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं और हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। फिर एक बार कहता हूं कि ये आसान काम नहीं होगा इन तमाम रुकावटों को अबूर करने का। सही है, ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सज्जाद, आपकी जानिब आती हूँ, बड़ी अहम जगह पर आप मौजूद है, ये वही जगह है जहाँ से आज हम देखेंगे खान साहब के मार्च का आगाज होगा। क्या सूरत हाल है? वैसे कॉल तो 3 बजे की दी गई थी, क्या लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं? डाइवर्शंस के हवाले से, बैरियर्स के हवाले से यहाँ पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 25 मार्च को जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने जो है जलसे की कॉल दी थी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को
इसीलिए चुना था कि यहाँ से जो है उनकी हुकूमत है और यहाँ से जो है वो लोग अच्छी खासी तादाद में इकट्ठे कर कर अपने साथ जो है इस्लामाबाद की तरफ लेके जाएंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि 3 बजे के करीब वो जो है श्रीनगर हाईवे पे जो है पहुँचेंगे, जिसलिए यहाँ पर उन्होंने पेशावर में कारकुनों को 10 बजे पहुँचने का जो है टाइम दिया था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कारकुनों की तादाद यहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है कारकुन एक एक करके गाड़ी जो है यहाँ से निकल रही है। कारकुनों का कहना है कि ज़राए के मुताबिक इमरान खान जो है पेशावर से क़यादत नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान जो है चेंज हो गया है। पहले जो पेशावर से उनकी क़यादत का कहा जा रहा है कि वो खुद काफ़िला लेकर यहाँ से जो है जाएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हेली के ज़रिए वो पेशावर से जो है सवाबी में लैंड करेंगे और उसके बाद वो जो है वो काफ़िले को लीड करके वो अपने साथ जो है इस्लामाबाद लेके जाएंगे। क्योंकि पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर इंटरचेंज को अगर देखा जाए तो पेशावर इंटरचेंज जो है खुला है, जबकि सवाबी तक इंटरचेंज में कोई जो है रुकावट नहीं डालेगी। सवाबी के बाद जो है पुल के ऊपर जो है कंटेनर रख के जो है जगह को बंद किया गया है। इसलिए इमरान खान ने कारकुनों को जो है तमाम को जो है सवाबी पहुँचने की कॉल दी है, क्योंकि मुख्तलिफ अजला से जो है लोग आएंगे, हज़ारा से आएंगे, मलाकंड से आएंगे, वो सब जो है मुख्तलिफ मर्दान इंटरचेंज, नौशहरा इंटरचेंज, चरसदा से होते हुए जो है सवाबी जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पे इमरान खान जो है ख़ुद मौजूद होंगे और उनका कहना है कि वहाँ से जो है जलसे को लीड करेंगे। तो अगर यहाँ की सिचुएशन की बात करें तो 10 बजे का टाइम था, लेकिन कारकुनान यहाँ पर रुक नहीं रहे। जो आ रहा है वो एक ही गाड़ी करके जो है यहाँ से निकल रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। और पेशावर में ठीक है सजाद, पेशावर की हद तक तो शायद टफ टाइम ना मिले, लेकिन एक तो अब्बास से जो बताया कि जी वो उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर पहला जो बॉल है वो इमरान खान फेस करेंगे असल। और विदिन जो मैदान है वो मामलात क्या होंगे, विदिन द ग्राउंड, विदिन जो इस वक्त हॉट ग्राउंड बना हुआ है पंजाब, उसके अंदर तो फैसलाबाद से यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ बताइए, यहाँ पर मार्च में शमूलियत के लिए कारकुनान में आप क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं, और दूसरी जानिब ये भी बताइए कौन कौन सी शाराएं खुली हैं इनके लिए। देखें बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर जो है कारकुनान की जानब से अगर देखा जाए, फैसलाबाद की ज़िले जितनी भी क़यादत थी उन्होंने ऐलान किया था कि 8:30 बजे तमाम काफ़िले जो है मुख्तलिफ मकामात जिसके अंदर नाड़वाला चौक, कोहिनूर चौक और समुद्री रोड नवल्टी चौक के ऊपर से जो है स्टार्ट हो जाएंगे और मोटरवे की जानब आना शुरू हो जाएंगे। तो हम अब आधा घंटा गुजर चुका है, अब तक जो है अगर काफ़िलों के हवाले से बात की जाए तो तरीके इंसाफ के कोई काफ़िले भी अभी तक मोटरवे की जानब अभी तक नहीं पहुँच सके हैं। हम लोग इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस ने, ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो है बड़े गैर मामूली इंतजामात किए हुए हैं। हर जगह पे जितनी भी शहराएं फैसलाबाद से बाहर निकल के जितने भी इंटरचेंज हैं, इसके अलावा जितनी भी जीटी रोड्स हैं, उन तमाम को कंटेनर्स लगा के जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी जो है मौका पर मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस के जितनी भी रिजर्व पुलिस है, उनके साथ खवातीन की जो है पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम यही एक दावा किया जा रहा था यहाँ से किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हम तहरीक इंसाफ की क़यादत का यही कहना है कि हम लोग अपनी रैली की सूरत में जो है एक जो NA 110 की रैली है वो कमालपुर इंटरचेंज की तरफ से निकलेगी। इस तरह NA 107, 108 की रैलियाँ जो हैं वो होती हुई कनाल रोड से होती हुई जो है साइयावाला की तरफ निकलेंगी, जबकि नड़वाला रोड से शेख खुरम शहजाद लोगों की रैली जो है वो नड़वाला इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। तो हम अभी तक जो है हालात कुछ यहाँ पे तजब्जब का शिकार है। यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि इंतजामिया ने यहाँ पर जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। तमाम रोड और अहम शहराएं जो उनको बंद किया हुआ है, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, यूसुफ चीमा सर और अब्बास शबीर। बहुत ही मेन जगहों पर ये खड़े हुए थे, बिकॉज ये वो रास्ते हैं जहाँ से गुजरने हैं काफिले, और डायरेक्ट डाइवर्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं। रोकने की हुकूमत की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की डी चौक से शुरू होने वाली सियासत को नवाज शरीफ वही दफन कर देंगे। मरियम नवाज का ये जवाबी वार है। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बताया कि इमरान खान को पूरी कुव्वत से रोका जाएगा। नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की थी, अब तुम्हारी सियासत खत्म करेगा। वही डी चौक से जहां तुमने जन्म लिया था, उसी डी चौक में तुम्हारी सियासत खत्म होने जा रही है। अब न्यूट्रल हो जाए। ECP अच्छा है, ECP बुरा है, अदालतें अच्छी हैं, अदालतें बुरी हैं। ये सब एक ही आदमी के स्टेटमेंट्स हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। किसी और मुल्क में इस किस्म का कोई आदमी आता तो पागल खाने की वैन खुद ही आके उसको घर से ले जाती। लोगों को चूहों के नाम से बुलाते थे। वो कप्तान जो डट के खड़ा था, वो गिरफ्तारी के खौफ से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है।
पूछना चाहती हूँ कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हुकूमत बदल चुकी है और बल्कि तुम्हारी दुनिया भी बदल चुकी है। चाहे उल्टे लटक जाओ, दांत पीसो, बाल नोचो, कुछ भी करो, तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। मैं कोई शफकत से इमरान खान का नाम नहीं लेती, मैं तकलीफ से उसका नाम लेती हूँ, क्योंकि वो अकेला कौम की, पाकिस्तान की 22 करोड़ की तबाही का इकलौता जिम्मेदार है। तो मोहित पीरजादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है, सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान खुद बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। तो फिर एक और बड़ा अहम बयान मरीम नवाज का, बल्कि बयान नहीं, इंतबात आई है कि उन्होंने कहा मार्च के लिए निकलने से पहले सोच लेना वज़ीर दाखिला का नाम राना सनाउल्लाह है। मरीम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से कह दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना करें, धरना देने दें। देखते हैं कि ये कितने दिन बैठता है। तो जो मरीम नवाज की गुफ्तगू थी वो आपको सुनवा देते हैं। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी ज़रा देखें कितना दम है, कितनी देर निकाल सकते हैं। ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। हमारे पास इंटेल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अटैक करने के लिए इन्होंने हर चीज़ प्लान की हुई। अगर खून खराबे का एजेंडा है तो फिर इस मुल्क का वज़ीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। इदारों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, इससे हुकूमत गई है, ये पागल हो गया है, हिल गया है, तो खुदारा होश के नाखुन लें, इस मुल्क को किसी फितनेबाज के हाथों यरगमाल होने से बचाएं। अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियाँ निकालेगा उसी के हक में फैसले आएंगे। ये फौरी इलेक्शन इसलिए नहीं चाहता कि इसको जीत का यकीन है, इसको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर रह गई 4-6 महीने में पाकिस्तान को इस बहरान से, इस दलदल से निकाल के ले जाएगी, और उसी के रास्ते में इसने जल्दी जल्दी में लॉन्ग मार्च का ऐलान है वो कर दिया। इलेक्शन का जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी इलेक्शन नहीं होंगे। तो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, दीगर शहरों से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिए। सियासी माहौल इस वक्त अक्सर गर्म है, हालांकि दिन का तो भी आगाज़ हुआ है। तो हम सीधा इस्लामाबाद रुख करते हैं और असलम खोकर जो है वो मौजूद है पेशावर मोड़ कराची कंपनी के पास। असलम बताइए क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे? जी असलम, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक फैसल दानियल उमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। लाहौर में बत्ती चौक पर वो मौजूद है। दानियल बताएगा, बत्ती चौक बड़ा अहम इलाका लाहौर का, एंट्रेंस है ये मेन, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? यहाँ पर भी कंटेनर्स लगे हुए होंगे, रास्ते बंद होंगे, आमदोरफ्त पे यकीनन फ़र्क तो पड़ा होगा। यकीनन महक, कल ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी लीडरान हैं उन्होंने तमाम तर कारकुनान को ये कहा था कि बत्ती चौक पर उन्होंने पहुंचना है सुबह के 9 बजे ताकि यहाँ से जो है वो रवाना हुआ जा सके। लेकिन अभी जो एग्जैक्टली मैं आपको सिचुएशन ये दिखा सकूँ, ये सामने आपको ट्रक्स नज़र आ रहे होंगे। ये ट्रक्स जो है ये बहुत सारे खड़े हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ जाती है, लेकिन आगे कंटेनर्स हैं तो कंटेनर्स की वजह से रास्ता बंद है, इसलिए जा नहीं पा रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। और अभी जो है वो हमने देखा कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं
वो भी आ रही हैं और पुलिस की जो नफरी है वो सामने जाकर जो है वो डिप्लॉय भी हो रही है। हम यहाँ पर जब पहुँचे थे उस वक्त भी पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले यास्मीन राशिद जो है वो अपने कारकुनान को लेकर, जो अपने हल्के के अफराद हैं उनको लेकर रवाना हुई हैं। उन्होंने कहा है कि बत्ती चौक पहुंचना है और ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां से आगे जाने की कोशिश करेंगे और पुलिस जो है वो मुकम्मल यहाँ पर पहुंच चुकी है जिनका रेजिस्ट करने का इरादा है। अगर मैं आपको अपने कैमरामैन को कहूँ कि थोड़ा सा दिखा सकें, ये मेट्रो बस का, और ये मेट्रो बस के ट्रैक के ऊपर जो है वो हमें दरमियान में नज़र आ रहा है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो हैं। मेट्रो बस इस टाइम जो है वो नहीं चल रही और पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने हाथों में डंडे भी उठाए हुए हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं, लाठियों के साथ खड़े हुए हैं कि अगर इस ट्रैक के ऊपर जो है वो कारकुनान आने की कोशिश करते हैं तो किसी भी सूरत में रेजिस्ट किया जाएगा। पूरी तरह से रेजिस्ट करने का जो है वो जाहिर है प्लान है, एक प्लान जो भी सारा काम जो है वो दिया गया है। तो अब देखना ये है कि सूरत हाल के अंदर होता क्या है। लग ऐसा रहा है कि मुकम्मल तौर पर रेजिस्टेंस का भी प्लान है। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दानियाल, हम ये भी देख रहे हैं कि इस ट्रैक पे पुलिस एहलकार भी थे और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी अपने देखे, और यहाँ पे जो सीन जो ऐसे नज़र आ रहे हैं ना वो इतने खुशगवार नहीं, क्योंकि वो पुलिस की शील्ड्स और लाठियाँ लेके यहाँ पे एहलकार मौजूद है। हम एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। असलम खोकर, आप मौजूद हैं एक और एंट्रेंस पे, मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोग पहुँचना शुरू हुए यहाँ पे, या फिर यहाँ की क्या सिचुएशन है? अजी, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये श्रीनगर हाईवे, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो यहीं पर जो उन्होंने स्टेज लगाने के लिए और यहाँ पर कारकुनान को इकट्ठा करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से एप्लीकेशन भी दी थी, ताहम उनको वहाँ से इजाज़त नहीं मिली। मैं अगर यहाँ की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करूँ तो इस वक्त जो श्रीनगर हाईवे है वो मुकम्मल तौर पर खुला है। इस्लामाबाद की ज़्यादातर जो शाहराएँ हैं अंदरून वो मुकम्मल तौर पर खुलियाँ, ट्रैफिक आ रही है जा रही है, लोगों को कोई मसला नहीं है। ताहम जो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स हैं उसकी हम अगर बात करें जहाँ से दाखिली और खारजी रास्ते उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जिनमें बाराकाऊ वाली साइड से बंद कर दिया गया है। इसी तरह कुराल चौक से उनको बंद किया गया और साथ साथ जो फैज़ाबाद मेन इंटरचेंज है वहाँ पर भी ब्लॉक जो कंटेनर हैं वो लगाकर बंद कर दिया गया। पेशावर से आने वाले रास्ते जो है 26 नंबर चुंगी वाली साइड से और मोटरवे जो है वो उसको भी बंद कर दिया गया है। मरगला की पहाड़ी से जो एक रास्ता आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। मेट्रो बस जो है वो आज मुअत्तल है यहाँ पे, लेकिन जो अंदरूनी रास्ते हैं वो तमाम तर खुले हैं। तकरीबन 2200 जो एहलकार है, 22,000 जो एहलकार हैं जिनमें पंजाब पुलिस है, FC है, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं और जहाँ पर रास्तों को ब्लॉक किया गया है वहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो तैनात है। रेड जोन के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया क्योंकि गुज़श्ता जब PTI का धरना हुआ था तो उसमें जब ये लोग डी चौक की तरफ मूव करके गए थे तो पार्लियामेंट हाउस और PTV के पर जो हमले का जो मामला बना था तो उसको पेश नज़र जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। 5 रास्ते हैं वहाँ पर, सिर्फ मरगला रोड जो है उसको खोला गया है, उसके साथ साथ वहाँ पर अयूब चौक है, नादरा चौक है, डी चौक है, एक्सप्रेस वे है और इसके साथ साथ जो सरीना होटल है का रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। यहाँ पर कारकुनान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया तो इस वक्त PTI का कोई कारकुन हमें यहाँ पे नज़र नहीं है। कारकुन तो दूर की बात, यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद में PTI का झंडा भी हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। इस शाहराह पर भी हालांकि जो मुख्तलिफ पहले अगर हम धरनों की बात करें यहाँ मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लॉन्ग मार्च करके आए, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च भी यहीं पर स्टेज लगाया गया था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब वो लोग यहाँ पे आते तो मकामी क़यादत की जानिब से जो इंतजाम हैं वो किए जाते थे। यहाँ पर जो है वो टॉयलेट्स वगैरह बना दिए जाते थे या दूसरी जो सहूलियात हैं उसके हवाले से, पानी के हवाले से यहाँ पर इंतजाम किए जाते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। शायद जो मकामी जो यहाँ पे इंतजामिया है, मकामी जो कारकुनान है, मकामी जो क़यादत है वो अभी शशोपान का शिकार है कि यहाँ पर जो PTI का लॉन्ग मार्च है वो आज आएगा भी या नहीं आएगा, या पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि जो हुकूमत है उनको जो इत्तेहादिया उनका यही कहना है कि जो इमरान खान लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं उनमें इतलात हैं कि वो शरपसंदी करेंगे, यहाँ पे तशद्दुद और इंतशार के हवाले से जो फजा है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रॉपर इस वक्त जो है गवर्नमेंट भी अपनी हिकमत अमली अपनाई हुई है। बेहद शुक्रिया, आप असलम हमारे साथ मौजूद थे और दानियाल आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे।
ये सूरत हाल बन रही है इस वक्त मुल्क भर में। यही दुआ है कि अनरेस्ट की तरफ मामलात ना जाएं, लेकिन सिचुएशन जो कराची में क्या बन रही है उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद। सियासी सूरत हाल तो जो बनती जा रही है हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करने के लिए एक बड़ा अहम मसला है आजकल चेहरे और जिस्म पर फोड़े निकलना, सर और पट्टों में दर्द का होना। ये है मंकी पॉक्स वायरस की अलामात। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों और इंसानों से फिर इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। यूरोप और अमेरिका में अब तक 1100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो महकमा सेहत सिंध ने मंकी पॉक्स के फैलाव के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और सवाल ये है कि क्या इस वायरस का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है और अब तक क्या पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए गुड मॉर्निंग। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज हम देख रहे हैं कि 11 ममालिक इससे मुतासर हो चुके हैं और यकीनन जब कोई एक ऐसा वायरस हो तो वो वायरस हम देखते हैं कि ट्रैवल करता करता एशिया का भी रुख कर लेता है, जैसे कोविड हमारी जो है वो बड़ी वाज़ेह मिसाल है। तो सर मुझे ये बताएगा कि इसकी अलामात क्या है, जब आप इस सिचुएशन में जाते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं? बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, एक तो ये कि ये प्रॉब्ली कोविड जैसा वायरस या उसकी तरह नहीं फैलेगा, तो अच्छी खबर तो ये है। अलामात में ये है कि इसके अंदर बुखार होता है शुरू के दिनों में और फिर दाने निकलते हैं। और यूजुअली जो पुराने केसेस आ रहे थे, जो हिस्टोरिक पुराने केसेस थे, उसके अंदर यूजुअली दाने पूरे जिस्म पे थे, चेहरे से शुरू होते थे। मगर ये जो केसेस आ रहे हैं इनकी खास बात ये है कि दाने थोड़े से मुख्तलिफ जगहों पे इसके आ रहे हैं, तो बुखार और उसके बाद ये दाने से निकलते हैं। ओके, कितना अलार्मिंग है हमारे रीजन के लिए डॉक्टर साहब? प्रॉबली इतना अलार्मिंग नहीं है, इवन दो केसेस में इजाफा हो रहा है। याद रखें कि ये सिर्फ कुछ मखसूस ग्रुप्स में हो रहा है ये। एंड दूसरी चीज़ ये कोविड की तरह ये इतनी तेज़ी से फैलता नहीं है, इसकी शिनाख्त करना निस्बतन आसान है। कोविड को डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो आम नज़ला खांसी की तरह है। इसमें तो आपको दाने यूजुअली नज़र आते हैं एंड यूजुअली लोग डॉक्टर की तरफ रुख भी करेंगे अगर उनको कोई इस तरह से अलामात हो। तो डॉक्टर साहब इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है? वैक्सीन बिल्कुल है इसके लिए। ये जैसे मैंने कहा ये पुरानी बीमारी है, 1970s की है। तो जो स्मॉल पॉक्स का जो हमारा पुराना वैक्सीन था वो इसके खिलाफ काम करती है, बल्कि अमेरिका में ये इस जरासीम के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी थी ये वैक्सीन। सो वैक्सीन इसके लिए है। अलबत्ता मैं अभी ये रिकमेंड नहीं करें कि सब ये वैक्सीन लगाएं, सिर्फ वो लोग जिनका रिस्क ज़्यादा है या जो कॉन्टैक्ट में आए उनके लिए वैक्सीन हम इस्तेमाल करेंगे। ओके डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि कुछ हमने अभी अपने इब्तदाई में बताया कि जी ये एनिमल टू फिर ह्यूमन और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, ऐसे ही है? और स्पेशली जो लोग पेट्स रखते हैं क्या उन्हें मोहताज होना चाहिए? किस तरीके से जनरेट होती है? बिल्कुल। ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो एनिमल टू ह्यूमन होते हैं। अलबत्ता ये जो अनोखी बात है, अभी जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर एनिमल को एक्सपोजर नहीं है, ये सब ह्यूमन टू ह्यूमन ही में। और दूसरी चीज़, ह्यूमन टू ह्यूमन ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो अफ्रीका में देखते हैं क्योंकि उधर के जो जानवर हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये जो लोग हैं इनका कोई अफ्रीका से ताल्लुक नहीं था। जिन लोगों के पेट्स हैं जो हमारे घरेलू कुत्ते या बिल्ली वगैरह, उनमें ये वायरस नहीं होता। अमूमन ये रोडेंट्स यानी कि चूहे वाले जो पेट्स होते हैं, हैमस्टर्स कहते हैं, उनके अंदर ये हो सकता है। अलबत्ता इस एरिया में ये वायरस पाया नहीं जाता, तो उनको कोई एहतियात की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया मौजूद है हमारे साथ। तो वो कर रहे थे, अभी वापस शुरू करते हैं ज़रा सियासी माहौल का। शाहनवाज अली कादरी हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। कराची में भी हम देख रहे हैं कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और डाइवर्शंस लगाई जा रही हैं। तो बताइएगा शाहनवाज, आप इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं और एहतजाज के पेश नज़र सड़कों को भी बंद किया गया है टैंकर्स लगाकर। देखिए, बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जानिब से आज नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज का ऐलान किया गया है, लेकिन शहर में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है और पुलिस की जानिब से नुमाइश चौरंगी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। शहर जितने भी रास्ते नुमाइश चौरंगी की जानिब आ रहे हैं, लिंक रोड आ रहे हैं, गलियाँ आ रही है, पुलिस की जानिब से जो है कंटेनर्स और वाटर टैंकर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। और पार्किंग प्लाजा कॉरिडोर जो 3 कहलाता है उसको भी सोसाइटी सिग्नल के करीब से बंद कर दिया गया है और सदर दवाखाना से उसको डाइवर्जन दी गई है। इसके अलावा जो तारी रोड की तरफ जानिब से नुमाइश की जानिब रोड आ रहा है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सोल्जर बाज़ार की जानिब से जो रोड आ रहा है वो भी नुमाइश चौरंगी से बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि नुमाइश का जो एम ए जिना रोड है वो ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। गुरु मंदिर से आप एम ए जिना रोड लेकर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। ताहम जैसे जैसे टाइम गुजरता
करता जाएगा। 5 बजे का आज टाइम दिया गया है, उसके बाद इस रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अभी हमने सुबह में देखा कि जो बच्चों के पेपर्स है वो खास से परेशान नजर आए, उनको मुख्तलिफ रास्तों से गुजर के जाना पड़ रहा था, वो खास से परेशान थे, उनको डाइवर्जन नहीं मिल पा रही थी। तो इस वक्त पुलिस की यहाँ पर नफरी मौजूद है और पुलिस का ये बताना है कि 100 से ज़ायद जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है और अब तक शहर पे 22 से ज़ायद जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, गिरफ्तारियों का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन ये जो आपने सड़क बताई है, बहुत शुक्रिया आपका। ये सड़क जो आपने बताई है इसको मरकज़ है ये शहर का, भाई मेन मरकज़ है। यहीं पे पीटीआई ने कॉल दी थी, सुबह ये बंद नहीं था, अब इसको बंद कर दिया गया है। जैसे 3 बजे का वक्त करीब आ रहा है ना, तो तब्दीली हम देख रहे हैं, जो सड़कों पे कंटेनर्स लगे हैं उसमें तब्दीली। इससे मुत्तसिल जो गलियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। जो दफातर जाने वाले लोग थे उनको तो परेशानी हुई ही, लेकिन जो एक शाहनवाज ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया, स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम्स, उनको बड़ी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ा है। कराची हो जाए, फैसल, लाहौर हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए, इस्लामाबाद की एंट्रेंस हो जाए, या फिर हम ये देखें कि एक केपीके का जो है बड़ा ही मेन गढ़ पेशावर, केपीके में महक हो सकता है कि इतनी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ना मिले। आप देख रहे हैं कि उनकी वजह से इसी सिचुएशन की वजह से इमरान खान साहब ने भी वही डेरा डाल रखा है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से पिछले धरने में, जो पिछला उनका लंबा धरना था, वहाँ से वो मशीनरीज लेकर आए थे, उन्होंने रुकावटें हटाई थी। इस बार पुलिस ने की है स्ट्रैटेजी चेंज। अच्छा, अब्बास भी यही बता रहे थे कि इस दफ़ा पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया पुलिस ने, बिकॉज जाहिर है कि जब 2014 का धरना था तब भी नून लीग की गवर्नमेंट थी और अब भी नून लीग की गवर्नमेंट है। लेकिन देखने वाली बात ये फैसल कि 2014 के धरने में नून लीग की गवर्नमेंट को इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। इस दफ़ा इत्तेहादी हुकूमत है, थोड़ी सी कमज़ोर है। अभी तक हमने देखा कि हमारी इकॉनमी के हवाले से जो सख्त फैसले होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए हैं। तो लेट्स और इस सबके बीच ये हो रहा है, तो लेट्स सी कि इस वक्त जो सूरत हाल बनेगी वो किसके हक में जाएगी। हुकूमत भी इस वक्त डटी हुई है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने की तारीख दी जाए, असम्बलियां तोड़ी जाए, तब जाके कहीं पर वो ठंडे होंगे। तो अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं तो ये धरना कितने दिन जारी रहेगा और इससे मुल्क की इकोनॉमी मजीद कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्शन वक्त पे नहीं भी होते तो फिर सवाल अब यही पैदा हो रहा है, जैसे कि असलम खोकर ने भी बताया और अब्बास शबी ने भी बताया कि इससे पहले जितने भी धरने होते थे वहां पे जो है वो इंतजामात किए जाते थे, लेकिन इस बार इंतजामात नहीं है कोई। अच्छा फैसल, ये बड़ी जो है ना डिस्टर्बिंग चीज़ है। आप लोगों को घरों से बाहर निकलने का कहते हैं, आप कहते हैं कि आप आएँ, उनकी तहरीक ज्वाइन करें, बट जो खवातीन, जो बच्चे हैं, अगर उनके लिए इंतजामात नहीं होंगे, गर्मी का मौसम है तो ये थोड़ा सा उन्हें तंग करेगा। तो ज़रा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक को आज भारतीय अदालत में झूठे मुकदमे में सजा सुनाए जाने का इम्कान है। भारतीय दरिंदगी के खिलाफ आज मकबूजा वादी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बड़ा अहम केस है, इस पर भी होगी बात और इसके अलावा दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको बताया था कि आज अहम दिन है सरहद पार, क्योंकि कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक को आज भारतीय अदालत में एक झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है और इस दरिंदगी के ख़िलाफ़ आज मकबूजा वादी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाज भी किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। मुजफ्फराबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अमीरुद्दीन मुगल। अमीरुद्दीन मुगल बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, यासीन मलिक की मुमकिन सजा के खिलाफ आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज किया जा रहा है और ताजरों की तरफ से मुकम्मल शटर डाउन है, जबकि मुख्तलिफ कश्मीरी तंजीमों और आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल सिक्योरिटी की तरफ जो है मार्च किया जा रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर एहतजाज किया जाएगा सिक्योरिटी के मुकाम पर। और बुनियादी तौर पर मुतालबा यही है कि यासीन मलिक को जो गैर इंसानी और गैर जो कानूनी सजा दी जा रही है उसको जो है वो मनसूख किया जाए, उन्होंने रिहा किया जाए। यही मुतालबा लेकर आज पूरी कश्मीरी कौम एहतजाज कर रही है। जी ठीक है अमीरुद्दीन मुगल, बेहद शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में साबिक विफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर का विफाकी हुकूमत को खुला चैलेंज। अगर रास्ते रोके तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अली अमीन गंडापुर के डेरे पर कारकुनान में डंडे भी तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये एक अहम अपडेट है जो कि हम आपको दे रहे हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। और अली अमीन गंडापुर ने यह वाजे कहा है कि अगर हमारे रास्ते में कोई आएगा, यानी हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट खड़ी की जाएगी, कोई बैरियर्स लगाए जाएंगे, तो जैसा हुकूमत करेगी हम भी वैसा ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। और डंडे तकसीम किए जा रहे हैं किसी भी सूरत हाल से, या हम ये कहें कि किसी भी रेजिस्टेंट से बचने के लिए पीटीआई के कारकुनान को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है, मेंटली प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क भर की सूरत हाल थी वो भी हमने आपके सामने रखी है कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में, स्पेशली अगर हम बात करें पेशावर की एंट्रेंस की, एग्जिट की, इस्लामाबाद के एंट्रेंस की, लाहौर की एंट्रेंस की, तो वहाँ पर जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए, इवन फैसल कराची में भी यही सूरत हाल है। तो हर जगह पीटीआई के जो रहनुमा है वो अपने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत करें, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुकी है कि इस तरह का खेल ना खेला जाए जिससे आवाम को नुकसान हो। लॉन्ग मार्च हो या धरने हो, ये सब अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा पहलू देखें तो आवाम को इससे शदीद नुकसान होता है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल ने हमें ज्वाइन किया। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में जो आज़ादी मार्च है वहाँ अली अमीन के घर पर जो है कारकुन एक बहुत बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं और कारकुनों में जो है वो डंडे तकसीम किए जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे कारकुनों को रोका और हमें रोका तो हम हुकूमत की ईंट से ईंट बचा देंगे। और कारकुनों में जो है खाने भी तकसीम किए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, टांग, जनूबी वजीरिस्तान, लक्की मरवत, शुमाली वजीरिस्तान के जो कारकुन हैं वो यारिक इंटरचेंज पर पहुंचेंगे और उनकी जो क़यादत है वो सरदार अली अमीन खान गंडापुर और सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन खान गंडापुर करेंगे। और ये अगला इंटरचेंज पर पहुंचकर इमरान खान के काफिले में जो है वो शामिल हो जाएंगे। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया अहमद नवाज मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चलिए जी, अब इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब कुछ हम अपनी फिल्म्स की बात कर लें। ये फिल्म कमाने के लिए नहीं, ज़माने के लिए बनाई गई है। एडवेंचर और सर्वाइवल से, बेसिकली इस सर्वाइवल से भरपूर फिल्म है बियॉन्ड द वेटलैंड्स। और ये ऐसी फिल्म है जो K2 रीजन में शूट की गई, फर्स्ट मूवी ऑफ द वर्ल्ड, और मनफी 30 डिग्री में शूट की गई है। और सिवाय 2 कैरेक्टर्स के तमाम बाकी जितने हैं वो रियल लाइफ हैं। और वो पता है कौन है? वो रियल लाइफ कोपैमा हैं, पोर्टर्स हैं, जो कि इन जो है इलाकों के, जिनको ना बादशाह कहा जाता है। और इसके अलावा दुनिया के जो मशहूर और मारूफ कोपैमा हैं, लिटिल करीम, वो भी जो है इस फिल्म में किरदार निभाते नजर आएंगे। गो के लिटिल करीम इज़ नॉट विद अस इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। तो इस सब पे हम बात करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर अरसलान माजिद को आज हमने मदऊ किया। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि कब इसका आपके जहन में आया ख्याल, कब आपने इसको कंसीव किया? सर ये इस तरह हुआ था कि 2017 में ना आई वेंट टू K2 बेस कैंप। अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी बड़ा शौकीन आदमी है पहाड़ों का, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तो मैं वीडियोस बनाने का शौक़ है, तो मेरे साथ K2 चलो। तो मैंने पहले तो कहा कि यार मैं एडवेंचरस आदमी हूँ ही नहीं, मैंने क्या करना है जाके। बट ही जस्ट सेड कि नहीं, तुम्हें जाना होगा, एक दफ़ा तुम चल के तो देखो। खैर वो ले गया मुझे वहाँ पे, और इट्स अबाउट 10 to 12 डे ट्रैक, जो आप कराची से अगर आप जाते हो इस्लामाबाद टू स्कर्दू से इट्स अबाउट 9 or 10 days बेसिकली आप वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो आई रियलाइज़ कि यार पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं फॉर लोकेशन फॉर फिल्म्स जो कि कभी यूटिलाइज ही नहीं हुई, राइट। मतलब अगर आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखो, वो जाते हैं न्यूजीलैंड जा रहे होते हैं या कहीं यूरोप के किसी आइलैंड में जा रहे होते हैं। इवन इस तरह की अल्पाइन मूवी एवरेस्ट एग्जैक्टली, राइट। तो वो पाकिस्तान में तो ये सब फ्री में मिला हुआ है हमें, राइट, एंड वी आर डूइंग नथिंग विद इट। तो उस ट्रैक पे फिर आई डिसाइडेड कि यार मैंने फिल्म तो बनानी है इवेंचुअली, बट द फर्स्ट फिल्म दैट आई विल मेक विल बी हियर। सही है। तो वो मैंने अपने आप को एक अपने आप से वादा किया था, एंड इट टुक मी अबाउट 5 years टू मेक इट हैपन।
एंड दिसंबर 2020 में वी वेंट टू शूट दिस फिल्म इन अ प्लेस कॉल्ड हुशे वैली. यस. सो हुशे वैली इज बेसिकली द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ द लास्ट विलेज. मतलब इससे आगे कोई 200 किलोमीटर की रेडियस में कोई आबादी नहीं है. नहीं. तो फिर मतलब दिस इज़ बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. जो बॉर्डर लगता है, एक तो आपका हुंजा से साइड से निकलता है एंड दिस इज द अदर एंड ऑफ द कंट्री. तो वहाँ पे हम गए एंड वी यूज्ड ऑल द, एज यू सेड, जितने भी हमारे टैलेंट हैं इसमें, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे एक्चुअल माउंटेनियर्स हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो कि सिर्फ लोगों के सामान उठा के लेके जाते हैं. नॉट देम. ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में K2 समिट करते हैं. राइट. एंड ये करने के लिए बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं ना, दे पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू डू दिस एंड दे आर डूइंग इट मतलब एवरी ईयर, और कोई उनको जानता नहीं है. राइट. तो थ्रू दिस फिल्म आई वांटेड टू हाईलाइट देम एज वेल कि पाकिस्तानियों अपने हीरोज़ को पहचानो. एंड अरसलान, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने हीरोज़ को पहचानें, उनकी कदर करें. वैसे तो एक अफसोस सी बात है कि कदर जो है वो होती मरने के बाद है, लेकिन ज़िंदगी में कर लें तो बड़ी बात है. वैसे एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो कि आपकी भी सोच है माशाल्लाह से, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. मुझे बताएं, अगर मैं स्पॉन्सर के हवाले से पूछूं, फाइनेंसिंग के हवाले से पूछूं, बजट के हवाले से पूछूं, क्योंकि जब भी कोई एक चीज़ बनाने के लिए सोचना सबसे पहले बजट जहन में आता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो इसका एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना पाकिस्तान में, वो इस तरह है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ फिल्म, you get in touch with any investor या producer या any media network, right? You tell them कि भाई मैंने ये करना है, and if they like your idea, they'll join in with you. हमारे साथ ये हुआ था कि once we had the first draft of the script ready, we approached a lot of investors and producers, and unfortunately हुआ ये कि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ. one of the very big producers of our country, मैं उनका नाम ही लूँगा. मैंने उनको सारे आइडियाज़ दिखा दिए विद द स्टोरी बोर्ड एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा आइडिया सब ठीक है, बट इसमें डांस नंबर का है, इसमें आइटम नंबर का है. राइट. एंड आई वाज जस्ट टेकन अबैक, यार ये क्या बात हो रही है, मतलब आप कहाँ आइटम नंबर करवाएंगे? एग्जैक्टली. तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है वो आइटम नंबर से शुरू होती है और आइटम नंबर पे ख़त्म होती है. ऑल्दो का आइटम नंबर हमारा कल्चर नहीं है. एग्जैक्टली. इट्स अगेंस्ट एवरी डिसेंसी वैल्यू जो आपके होते हैं. इसमें अगर कोई आपने सॉन्ग भी करना होता या कोई प्रोड्यूसर होता, वो आपसे पूछता जो लोकल बल्ती शिना लैंग्वेज है, उसमें कोई इस तरह का माउंटेन गाना होना चाहिए था. अच्छा, फिर आप जब उन्होंने ये कहा तो आपने ना जवाब क्या दिया? मैंने कुछ कहा नहीं. मैं आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड कि यार देयर आर सो मेनी हार्ड वर्कर्स हियर, सो मेनी टैलेंटेड पीपल हु हैव सच अमेजिंग आइडियाज़, एंड उनको फिर इस तरह आगे मौका नहीं दिया जा रहा. So after a lot of meetings, I realized कि यार कोई फ़ायदा नहीं है to convince anybody. If you want to make something happen and you know that your idea is good, just make it happen. So we invested our own money in this, and हमने सारा शूट भी हमने सारा खुद किया, and we first तो पहले हमें पता ही नहीं था ना कि करना किस तरह है. So we learned all the skills पहले. So it took a lot of time, just as I said, 5 years. तो 5 साल तो पहले सीखा कि यार करना कैसे है. सही. And then eventually once we were confident enough कि हाँ we can do it, so फिर अल्लाह का नाम लेके निकल. फिर अरसलान, इसमें एक सिचुएशन ये भी बनती है कि हाई एल्टीट्यूड पे आपके जो कैमरा है वो भी उस तरीके से काम नहीं करते. आप पहले तो ये बताइए सारा सामान लेके कैसे गए, इसका ख्याल कैसे रखा, और दूसरा ये कि वहाँ पे इसको काम में कैसे लाया भाई फिर? अच्छा, कैमरे के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में एक जो बेसिक आपको थोड़ी सी बता दूँ. जो टेम्परेचर होता है ना, वो 0 में ना ये कैप लगा देते हैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कि 0 डिग्री से नीचे अगर आप जाओगे तो फिर उसका देयर इज़ नो गारंटी कि इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज जो बैटरीज का इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा प्रोसेस है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का, वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो वी पहले रिसर्च किया कि कौन सा कैमरा लेके जाना है. तो वी फाउंड आउट कि देयर इज़ दिस वन मैन्युफैक्चरर जो कि एक वेदर प्रूफ कैमरा बनाता है. फिर वी बॉट दैट कैमरा. फिर यहाँ से हम कराची से लेके गए, एंड देन अब वहाँ पे इस तरह है कि हुशे वैली में देयर आर नो रोड्स. जी हाँ. मतलब एक पॉइंट आता है, वहाँ तक ऑफ रोडिंग करके आप जीप में पहुँच जाते हो, उसके बाद ट्रैक है. मतलब देयर आर नो रोड्स, देयर इज़ नथिंग. आप अपने बैग में उठा के लेके जाओगे, या जो खच्चर होते हैं वहाँ पे बेसिकली आप उसमें सामान लोड करके लेके जाते हैं. तो हमारा इस तरह था कि वी स्टेड एट हुशे वैली, बट वी वुड ट्रैक एवरी डे फॉर 1 hour, एंड देन मतलब 1 घंटा जाना 1 घंटा आना. अच्छा जी. एंड वी हैड लिमिटेड टाइम. बेसिकली आप सनलाइट के हिसाब से यू हैव टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, उसके हिसाब से वो करना होता है. सो फिर वी वुड टाइम आवरसेल्व्स कि किस तरह कितने बजे उठना है, एंड देन उस टाइम में निकलना है, एंड देन इट विल टेक 1 hour टू रीच द लोकेशन.
फिर वहाँ जाके सारा सेटअप करना है एंड देन वी हैव टू शूट एंड देन पैक अप बिफोर इट्स मगरिब बेसिकली. इफ़ यू स्टे पास्ट मगरिब देन इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज हम जहाँ पे थे ना वो दैट वाज इन्फेस्टेड विद दैट एरिया इज़ बेसिकली द हब ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड आइबेक्स. तो ये मगरिब के टाइम शिकार करते हैं. अच्छा, उनको कैप्चर करने के लिए फिर एक अलग पूरी वीडियो कैप्चर करने के लिए उनके लिए एक अलग पूरी साइंस है. अच्छा, मुझे इसमें फिर ये बताएं अरसलान के कितना अरसा लगा आपको ये पूरा शूट करने में? जो हम फर्स्ट जब गए थे ना तो 2020 के दिसंबर में हमारा जाना हुआ था एंड बेसिकली पिछले साल. सो पहले जो हम गए थे तो इट टुक अबाउट 2 weeks टू शूट द वीडियो द फिल्म. और हम जब वापस आए और हमने मूवी बनाई, फर्स्ट कट हमने बनाई, तो वी थॉट कि नहीं इट्स ओके बट वी कैन डू बेटर. अच्छा. देन वी वेंट बैक अगेन दिस जनवरी एंड डिड सम रीशूट्स जो कि फिर से हम 2 हफ्ते में लगा के. आप गए जनवरी 2022 में? जी. ओके. अच्छा, तो ये आपने तब शूट किया और ये आपको पूरा जनवरी और सब तो हमने पूछ लिया, ये तो पूछा नहीं कि फिल्म है किस हवाले से, स्टोरी क्या है? नहीं, वो भी अभी पूछते ना हम उनसे कि स्टोरी है क्या और किस पे है. तो ये आप जनवरी 2022 में आपने स्टार्ट किया, फैब में आई थिंक कंप्लीट हुई. नहीं सॉरी, दिसंबर 2020 में हम गए थे एंड देन दिसंबर टू जनवरी ऑफ लास्ट ईयर तक हमने 2 हफ्ते लगाए. ठीक है. फिर वापस हम हमारा जाना हुआ इस जनवरी फॉर सम रीशूट्स. सो हम 2 दफ़ा जाना हुआ. टोटल जो डेज अगर आप क्या के हिसाब लगाएं तो अराउंड 30 डेज. अच्छा, तो ये अब ज़रा जैसे फैसले का भी सवाल है कि ज़रा नाज़रीन को बता भी दे कि ये है किस बारे में. देख तो रहे हैं कि बहुत सर्दी है, लेकिन इसके पीछे जो एक माइंड है मैं चाहूँगी वो बताते हैं. अभी आप पूरी स्टोरी ना बताएं, एक छोटा सा एक वो दे दें आप कि जनाब ये है, रिलीज कब होगी, किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? बेसिकली जो स्टोरी है वो इस तरह है कि 2 लड़के होते हैं फ्रॉम कराची, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका एक प्रोजेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. सो वो पहाड़ों में जाते हैं रिसर्च करने के ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में क्या असरात हैं और आगे क्या इसके प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है. तो उनमें से एक जो होता है वो पहाड़ में वो गुम हो जाता है. जी. एंड उसकी तलाश में फिर जो दूसरा बंदा होता है वो लोकल्स को लेके वो उसकी तलाश में निकलता है. और बेसिकली द एंटायर फिल्म इज़ अबाउट दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग दैट लॉस्ट पर्सन. अच्छा, बेसिकली दिस एंटायर जर्नी इज फाइंडिंग द लॉस्ट जेम्स ऑफ आवर कंट्री. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा लिटिल करीम के हवाले से भी हम ज़रूर बात करें. उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा. रोनाल्डो ने उनको बुलाया मिलने के लिए. उन पे स्पेन एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है. 2 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं. तो नाम में लिटिल था बट बंदा बहुत बड़ा था. तो प्लीज़ उनका कैसा कैरेक्टर रहा? लिटिल करीम के साथ, अच्छा उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ. पहले जो मैंने सुना था ना, अब ऑब्वियसली व्हेन यू रीड अबाउट समबडी यू लाइक कि नहीं ये बंदे के ऊपर अगर 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं तो मे बी शायद वो आसमानों पे उनके ख्यालात होंगे. नहीं, बट वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने नाइस आदमी. वो आप यकीन करें कि रोनाल्डो ने उनको बुलाया टू टेक ए पिक्चर विथ हिम. इट वाज़न्ट द अदर वे अराउंड. मतलब रोनाल्डो इज़ अ फैन ऑफ लिटिल करीम, राइट. तो हम भी जब गए, हमारी पहली मुलाकात हुई, वो बिल्कुल मतलब पुराने से कपड़े उनके जो नॉर्मल अटायर है उनका, और बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं वहाँ पे गांव में सारे. तो उन्होंने बड़े इज्जत से हमें रखा और ही वाज वेरी हैप्पी कि वी आर फाइनली समबडी इज़ डूइंग समथिंग टू हाईलाइट दैट कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता. तो ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट एंड अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए. ही वाज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ के जो आप रिसर्च करते हो ना कि व्हाट, अब हम तो शहरी लोग हैं, हमें तो नहीं पता पहाड़ों में एक्चुअली क्या साइंस होती है, क्या क्या चीज़ें हैं. सो ही वाज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अस कि यार आपकी ये स्क्रिप्ट है तो इसमें ये भी ऐड करो बिकॉज पहाड़ों में ये भी होता है. अच्छा. राइट. तो ही वाज वेरी हेल्पफुल इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल. और उनका काफ़ी इसमें अराउंड 15 मिनट्स उनकी एक्टिंग भी उन्होंने की है. अच्छा. जी. सही. सो उनका भी इसमें एक कैरेक्टर है. सो अब इसमें थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ. जितने भी कैरेक्टर्स आप माउंटेनियर्स हैं, दे आर प्लेइंग देमसेल्व्स. दे आर नॉट प्लेइंग अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ समबडी एल्स. अच्छा. तो वो उनके जो एक्चुअल में नाम है वो फिल्म में भी उनके नाम वही हैं. तो अंकल करीम का भी वही नाम है, लिटिल करीम के नाम से ये इस मूवी में पूरे हैं. सो या क्या एक्सपेक्टेशंस है अरसलान आपकी इस मूवी से? एक्सपेक्टेशन तो इट्स देखें, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में बेशक. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन वी लॉन्च द ट्रेलर. इतना पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान से हमें मिल रहा है. मतलब जो फिल्म गोअर्स हैं, जो मूवी वॉचर्स हैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे. ज़बरदस्त इतनी है माशाल्लाह से. अच्छा, रिलीज़ कब हो रही है ये सिनेमा घरों में, कब हम इसको देख सकते हैं? सो इसका अभी वी आर प्लानिंग फॉर एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ अगस्त.
बट वी आर स्टिल लुकिंग एट के और कौन सी मेजर रिलीजेस हो रही हैं उस टाइम. So we don't want to, we don't want our film to compete with any big blockbuster जो उस टाइम में हो रही होगी. So we're looking for the sweet spot. हो भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और बड़ी आप लोगों ने जिंदगी के करीब ये मूवी बनाई है. You know what? आइटम सॉन्ग भी नहीं. इस तरह की एक मूवी जो है जामी साहब की मूड आई रिमेंबर, बेहतरीन कोलपुर से वो जो ड्रोन शॉट था वो बड़ा ज़बरदस्त था. अरसलान, इस तरीके की मूवीज़ लोग हमारे अंडरस्टैंड भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन आप अभी रिसेंटली फियास्को हमने देखा जहाँ पे हमारी पूरी मूवी इंडस्ट्री खड़ी हो गई जी, आप लोकल कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग इस पे ये भी कहते हैं कि सपोर्ट करने का होगा तो करेंगे. तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा आप ज़रूर बात करें कि ये हमारी कहानी है, वो आई टू रिमेंबर हमारी कहानी नहीं है, दैट्स अ बोरोड कॉन्सेप्ट. ये पहाड़ हमारी कहानी है, वो बलूचिस्तान का कौलपुर रेलवे स्टेशन हमारी कहानी है, कराची का बंस रोड हमारी कहानी है. अपनी कहानियों पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कंटेंट भी वैसे ही निकल के फिर आएगा. एग्जैक्टली. तो इसका देखें, वन थिंग टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं प्रोड्यूसर्स और राइटर्स और जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो मेजर जो पाकिस्तान में, उनको एक चीज़ समझने की देर है. आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. आपकी जो ऑडियंस है ना, द पीपल हु वॉच द फिल्म, दे हैव इवॉल्व्ड. They don't want ये डांस नंबर्स एंड आइटम नंबर्स एंड फजूल के रोम कॉम्स. ये ज़माना ख़त्म हो गया. The sooner you accept it, the better it is for you. Yes. Right? So ऐसी बात नहीं है कि there are no writers here या टैलेंट नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है. आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों का थीसिस प्रोजेक्ट्स देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ से इनके पास ये आइडियाज़ आए हैं, कहाँ से इन्होंने ये शूट किया, कैसे ही किया. बिकॉज इट्स क्वाइट लिटरली अनबिलीवेबल द टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी हैव. तो उनको एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर लाइमलाइट में वो नहीं आ रहे. बट अब सोशल मीडिया का दौर है. चलें, तो अल्लाह करे जी कि ये हो जाए जो हम सोच रहे हैं. बेस्ट के लिए और आपकी फिल्म के लिए हमारी बहुत दुआएं. इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बड़ी मुनफरिद हम ये देख रहे हैं. तो अरसलान, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया. तो जनाब, बस अब बेसब्री से इंतजार है हमें इस मूवी का. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. अब आपको बताएं कि अमेरिका में क्रिकेट को फरोग देने का मिशन और मेजर लीग क्रिकेट के इन्वेस्टर ने बेड़ा उठा लिया है. इन्वेस्टर ने अमेरिका में क्रिकेट की बेहतरी के लिए $12 करोड़ जमा किए हैं. इन इन्वेस्टर में पाकिस्तानी निजात अमेरिकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने भी अपना हिस्सा डाला है. मेजर लीग क्रिकेट का मकसद अमेरिका में तारीख की पहली T20 लीग करवाना और मुल्क में खेलों की सहूलियात को बेहतर करना है. MLC अमेरिका में दुनिया भर से मशहूर खिलाड़ियों को दावत देगा. तो हमारे साथ इस वक्त जो पाकिस्तानी शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ को महताज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं भी होता है ना महक, वो लोहा मनवाता है और ओन करता है चीज़ों को. तो ऐसे ही एक ओन करने वाले शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं अमेरिका में ख़ास तौर पे. और जो इस वक्त सबसे बड़ा ग्राउंड है जनाब अली, वो इनकी देख रेख में है. वो जो है पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं. तनवीर साहब, वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका और क्रिकेट, आईसीसी ने काफ़ी कोशिश की है कि वहाँ पे परवान चढ़े. क्या सिचुएशन है इस वक्त और क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया. तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि आईसीसी ने काफ़ी सारी पहले कोशिशें की हैं, लेकिन कोई कामयाबी नज़र नहीं आई. तो अब ये हुआ है कि जैसे ही अब 3 साल पहले ना कुछ इन्वेस्टर्स ने बेड़ा उठाया, जिसमें मायानाज नेम माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं, अडोबी के हैं, ड्रॉपबॉक्स के हैं, और जिसमें मैंने भी काफ़ी सारी कोशिशें की. तो उसको लेके जब हमने एक प्लान बना के एक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स को तामीर करने की शुरुआत की, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो थे ना आईसीसी के लिए ओपन हो गई, और जिसके नतीजे में हमें 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हमें शिरकत का मौका मिल गया. अच्छा तनवीर साहब, फिर ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो अमेरिका में इस लीग की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वैसे स्टेट्स में क्रिकेट एज अ गेम कितना पॉपुलर हो पाया है? सर, इसमें पिछले 3 या 4 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं
साउथ ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, वो वहाँ पे ना शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी है। अब एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करता हूँ कि जैसे मैं ह्यूस्टन से बिलोंग करता हूँ, तो ह्यूस्टन में कम से कम इस वक्त 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं और इसमें तकरीबन 70 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं जो कि ह्यूस्टन की लोकल लीग है। सही है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिर्फ एक शहर में कितनी पॉपुलैरिटी। ज़बरदस्त। और जब पॉपुलैरिटी होगी तो यकीनन इस खेल को मज़ीद पसंद भी किया जा रहा है। अच्छा तनवीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर से मशहूर खिलाड़ियों को दावत दी जाएगी, तो यकीनन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो किसी से कम नहीं है और उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। तो ये प्लान किस तरह से होगा और कब हम देखेंगे कि हमारे फेवरेट प्लेयर्स भी हमें यहाँ पर नजर आएंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि PSL का जो फॉर्मेट है या दुनिया की जो दूसरी लीग्स है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, वेस्टर्न की CPL है, तो उसमें सेम ही फॉर्मेट हम लेके आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि पाकिस्तान प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसकी जो हम ड्राफ्टिंग सिस्टम करेंगे। PSL में अभी तक जो है ना वो ऑक्शन नहीं हो सका, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम पहले सीजन से ही ऑक्शन करें ताकि हम IPL जो इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग है उसके साथ कंपटीशन कर सकें। सही है। तो ये जो पहला सीजन है ये कब स्टार्ट होगा, हम कब देखेंगे? बिकॉज वो एक मौसम का भी एलिमेंट आ जाता है ना, तो मैं चाहूंगी कि जरा आप ये भी बताएंगे पहला सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है? जी, हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह 2023 में इसको हम जुलाई में लॉन्च करेंगे। अच्छा। ह्यूस्टन का तो खैर ऐसा, और टेक्सास स्पेशली का ऐसा वेदर है कि वहाँ पे तो 12 महीने क्रिकेट हो सकती है। तो अभी तक जो हमने वेन्यू चुने हैं उसमें यही होगा कि ह्यूस्टन, डैलस, सैन फ्रांसिस्को होगा, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क और शिकागो में ये सारी जो मैचेस होंगे इसमें खेले जाएंगे। ओके अच्छा तनवीर साहब, एक चीज़ ये कि अभी कुछ सेलिब्रिटी मैचेस भी हुए स्टेट्स में जहाँ पे हमने देखा कि जी वो बेसबॉल जो ग्राउंड है उसमें तमाम तर हो जाता है, वो चौकोर। अब उसमें बेचारे क्या छक्का लगाएं और क्या चौका लगाएं, फील्डर कहाँ खड़े समझ नहीं आता। आप जो ग्राउंड ओन करते हैं, ये आपने एक तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि जी एक क्रिकेट ग्राउंड इंट्रोड्यूस कराया जी स्टेट्स में, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि क्या कैपेसिटी है उसकी और इस ग्राउंड को मैनेज करना जी कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? कैपेसिटी जो है ना, मैंने 6 क्रिकेट फील्ड्स अभी बनाई हैं। मैंने 86 एकर्स परचेज किए थे 4 साल पहले और उसमें सारा काम शुरू किया। एक फील्ड में अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 7 एकड़ की जगह चाहिए होती है। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने पूरा का पूरा मॉडल जो है वो जो लंदन की लॉर्ड्स ग्राउंड है उसके हिसाब से बनाया गया है। पूरी टफ विकेट्स है उसमें। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो दूसरी ग्राउंड्स होती हैं उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो हमारी जो ग्राउंड है वो पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल लेवल पे है। और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह वहाँ पे नेपाल और US की गेम्स भी हो रही हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो वहाँ पे आनी शुरू हो गई है। पूरी की पूरी जो फील्ड है पूरे अमेरिका में वो तो नहीं है इस लेवल की जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल्स की गेम्स करवा सकें या जो मेजर लीग क्रिकेट को लेके मैचेस मुनक्किद करवा सके। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो मेरी फील्ड है उस पर पूरे का पूरा जो है ना वो इंतजाम किया गया कि जैसे ही कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है या कोई बड़े मैचेस होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो तनवीर साहब कितने परसेंट US क्रिकेटर्स हम देखेंगे और कितने परसेंट हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स देखेंगे इसमें? I'm sorry, आप दोबारा रिपीट करें, आवाज़ नहीं है। जी, मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही तो प्लीज़ बताएगा कितने परसेंट हम US क्रिकेटर्स को इसमें देखेंगे और कितने परसेंट इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो हमें शमूलियत इख्तियार करते हुए दिखाई देंगे? इसमें जो है ना प्लान यही है कि जो एक प्लेइंग 11 होगी उसमें 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना वो हम रखेंगे, जैसे बिल्कुल PSL या किसी भी और इंटरनेशनल का फॉर्मेट है। तो उम्मीद यही है कि हमारी जो टीम है उसमें 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलें, बाकी जो है वो सारे लोकल्स होंगे। तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द बेस्ट MCL के लिए। और अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे जो उनका फेवरेट स्पोर्ट्स है वो है बेसबॉल, और वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलते हैं अता तारड़ साहब इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बाकायदा कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा, जहाँ जहाँ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी, जहाँ जहाँ लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत अमल में लाई जाएगी। इसमें
खातिर जमा रखिए। आप लोग अभी भी जहाँ जहाँ रूपोश हैं वहाँ से अपने लोगों को ये पैगामात दे रहे हैं कि असला इकट्ठा करो, किसी तरीके से डंडे कील गुलेलें इकट्ठी करो, और जहाँ जहाँ से निकलो वहाँ बदअमनी फैलाओ, ताकि लोग हमसे इकट्ठे नहीं हुए तो ये तासर ज़रूर जाए कि हर जगह बदअमनी है और अफरा तफरी का एक माहौल है। तो हमने मुकम्मल तौर पे ये फ़ैसला किया है कि आपको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। और हम कल वज़ीर आला पंजाब ने भी अवाम से माजरत की कि हम माजरत ख़्वाह हैं कि आपको दिक्कत हुई, हम माजरत ख़्वाह हैं कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आपकी अपनी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रियासत के अमूर को आगे चलाने के लिए और आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दामात लेने ज़रूरी थे। और ये इक़दामात इसलिए लिए गए हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी घर से निकले वो महफूज रहे, वो किसी ऐसे असला बरदार जत्थे के हत्थे ना चढ़ जाए जो इस वक्त मुल्क के अमन अमान को तबाह करने में लगे हुए हैं। हमने तमाम इंतज़ामिया को, पुलिस अफसरान को ये हिदायत की है कि कानूनी कार्रवाई ज़रूर अमल में लाई जाएगी, मगर किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल बात वाज़ेह है। कल से शोर मचाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं कोई तसादम हो, कोई लड़ाई हो। देखिए, बार बार एक बात को दोहराना कि जी फ़लाँ के साथ फ़लाँ हो गया, आपने घसीटा, किसी को घसीटा नहीं गया। एक जो मामूल की कार्रवाई होती है वो ज़रूर की गई है, मगर किसी के साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया गया। और अगर हमने इंतकाम लेना होता तो जो आपने पिछले 3.5 साल में कई वाक़यात हैं जहां चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने रेड करवाए, बेगुनाह लोगों को आपने जिस तरह उठवाया, तो वो हम भूले नहीं हैं। तो हम तो पुरअमन लोग हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे। मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि ये बहुत सारी जगहों पर असला इन्होंने रखा है जो ये इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं मुसल्लह जत्थों के ज़रिए। तो वो असला 2 छापों के दौरान बरामद हुआ है। इनके 2 मकामी रहनुमा लाहौर के, जिसमें बजाज खान न्याजी और ज़ुबैर न्याजी शामिल हैं, इनके घरों पर जब छापा मारा गया तो वहाँ से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। और मैं कल ये कह रहा था कि जब पुलिस कांस्टेबल कमाल की शहादत हुई तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च नहीं है। ये जो आइन के अंदर दिया गया हक है एहतजाज का, ये उसके तहत लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। ये चाहते हैं कि हर तरफ से मुल्क में बदअमनी फैले, इंतशार हो, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हों और खुदा न खास्ता लोग अपनी जान से जाएं। ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये 223 बोर के राइफल 6 अदद ये बरामद हुए हैं और ये बड़ा जदीद असला है। उसके बाद 13 अदद राइफल SMG, उसके बाद 3 अदद 30 बोर के पिस्टल हैं। उसके बाद तकरीबन 223 बोर के जो मैगजीन है वो 96 मैगजीन बरामद हुए हैं। पिस्टल के मैगजीन 26 अदद बरामद हुए हैं। तो ये इतना जदीद असला ये किस लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया था? मैंने कल भी कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास ये इतलात मुख्तलिफ क्वार्टर से आ रही हैं। देखें ये कितना जदीद असला है। तो ये चाहते ये हैं कि हम छुपे रहें, खुद वहाँ छुपे हैं जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसार में सरकारी वसाइल पर काबिज हैं, सरकारी वसाइल पर सियासत कर रहे हैं।
वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है, तो खुद इतनी जरूरत नहीं है, लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, लॉन्ग मार्च करो। और लाहौर में हम मौजूद हैं, यहाँ इनसे कोई खातिर ख्वाह लोग जमा नहीं किए गए। तो ये कांस्टेबल कमाल की शहादत के बाद जिस पे सीधे फायर किए गए, कल हमारे गुजरांवाला से एमपीए मेरे छोटे भाई बिलाल तारड़ पीपी 53 से जो एमपीए हैं, उनके डेरे पे फायरिंग की गई। और अब ये जो असली आप वीडियो देख सकते हैं, ये जो जदीद असला बरामद किया गया है, प्रोग्राम यही है कि इस्लामाबाद ये असला ले जाया जाए और वहाँ पे बदअमनी फैलाई जाए और वहाँ पे लाशें गिरें, ताकि मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम हो। तो इस बात की देखिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम से फिर माजरत करते हैं और अवाम से माफ़ी मांगते हैं कि ये उनको वक्ती तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इमरान न्याजी साहब की जो अब जो जंग है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो हमने आपको दिखाई। अभी रुक करते हैं पेशावर का, जहां थाना इनकलाब की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग वाक़े में इंस्पेक्टर सहर गुल शहीद हो गए। और इस बारे में मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पेशावर थाना इनकलाब का इलाका है, जहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए सुबह स्कूल जा रहा था कि नामालूम मुलजिमों की जानिब से जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि बच्चे जो है वो वाकई में महफूज रहे हैं। पुलिस की टीमें जो है जय वकुआ के ऊपर पहुंच चुकी हैं और शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान जो है ये तीसरा वाकया है। एक जो है सिविल हदायत इदारे के एहलकार को निशाना बनाया गया था, शहीद किया गया था। उसके बाद जो है SHO थाना शाहपुर शकीर को शहीद किया गया और आज जो ये FR ये सब इंस्पेक्टर थे, इनको जो है फायरिंग करके शहीद किया गया है। शुक्रिया सज्जाद आपका। तो अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से उस पार जब हम आएंगे तो गर्मी का मौसम है, ऐसे में फल जो कि बड़ी नेमत है उनको कैसे इस वेदर में इस्तेमाल किया जाए, ब्रेक के बाद बताएंगे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसमी फलों की, और ये फल आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। और गर्मियों में ना सिर्फ फल बल्कि सब्जियां, एक सैलड का कॉम्बो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, इनमें से एक नेमत है फल, जिसे हर मौसम के लिहाज से रखा गया। गर्मियों के अलग फल होते हैं, सर्दियों के अलग फल होते हैं। और अगर स्पेशली मैं समर जो ये फ्रूट्स है उसकी बात करूँ तो उनमें ज़्यादातर किस्म होती है जनाब। आम होता है, तरबूज होता है, आड़ू, जामुन, इसके अलावा चेरी होती है, लीची है, और फिर उसके अलावा जनाब कहा जाता है कि आप वाटरमेलन या मेलन जितना यूज़ करेंगे आपका पानी का इंटेक उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस सब पे हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। तो जनाब अली, फल अब गर्मियों में वैसे ही कहा जाता है कि आप प्लीज़ लाइट रहें, लेकिन वो उसका क्या मतलब होता है? हम फलों, कौन से फल कितने मकदार में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी टाइमिंग में खाया जाए? अच्छा देखिए, फलों का आगाज़ अगर हम सुबह से ही स्टार्ट कर दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ही अपने मील के साथ अगर हम सीरियल ले रहे हैं तो उसमें ही हम कट करके फ्रूट्स ले लें तो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज़ यूजुअली ये होता है कि हम कॉन्स्टिपेशन का बहुत शिकार हो जाते हैं समर्स में भी, स्पेशली बिकॉज़ हम पानी का इंटेक अपना अच्छा नहीं रखते हैं। हमारी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है और जितना भी पानी होता है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। वी आर नॉट हाइड्रेटेड वेरी वेल एक्चुअली, तो उसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स का इस्तेमाल सुबह का शुरुआत से ही कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। उससे हमें फाइबर मिल जाएगा, हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। ठीक है। और जैसे अगर कहते हैं कि आप दिन में लंच ना करें, स्किप कर दीजिए लंच, उसकी जगह आप एक सैलड का कॉम्बो ले लें। मैं सिर्फ फल नहीं बल्कि सब्जियों की भी अगर हम बात करें, गर्मियों की जो स्पेशली सब्जियां होती हैं वो सैलड के लिहाज से बड़ी अच्छी होती हैं, तो प्लीज़ ज़रा वो भी बताएं कि आप लंच के में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लंच के अंदर सैलड का बोल ले लेते हैं तो लोगों को ये होता है कि उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा। तो सैलड के बोल के अंदर अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने ले लिए, जैसे सलाद का पत्ता है, ठीक है, उसमें हमने हाँ क्यूकम्बर्स हमने डालिए, कुछ टोमेटोज डालिए, तो अगर उसी के अंदर हमने एप्पल कट करके डाल दिया। अब कुछ दिनों में ज़बरदस्त से मैंगोज आ जाएंगे। अब मैंगोज एज सच अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिए तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ चंक्स आप मैंगो के डालें तो वो जो सैलड का बोल है वो इतना टेस्टी बन जाता है क्योंकि उसमें स्वीट
स्वीट का टच आ जाता है, ठीक है। तो वो बोल आप दोपहर में इस्तेमाल कर लें, उसमें क्या होगा कि आपको पूरा भरपूर फाइबर भी मिल जाएगा, पेट आपका बहुत अच्छा भर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जूस पी लें जी, आप अगर फल नहीं खा सकते या काटने में वो हो रहा है, जैसे मेरे जैसे बहुत ज़्यादा सुस्त लोग हैं कहते हैं कि नहीं भी काट सकते फल, तो आप फिर इसका जूस पी लें। तो जूस पी लेना या फिर फल को आप खा रहे हैं, ये कुछ दोनों कौन से डिफरेंट भी है या फिर एक ही जैसा आपका इंटेक रहता है? देखिए बात ये होती है कि हम एक ऑरेंज अगर खा लेते हैं तो उसके साथ हमें फाइबर मिल जाता है पूरा भरपूर। आपने एक ऑरेंज खाया और उसके बाद आपने एक और ऑरेंज खा लिया, आपका अच्छे तरीके से पेट भर जाता है। लेकिन अगर हम एक ग्लास ऑरेंज जूस पीते हैं तो वो 6 ऑरेंजेस से उसका अगर हम 6 ऑरेंजेस को स्क्वीज करें तो एक ग्लास जो है वो बनता है। तो आप देखिए कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा उसमें शामिल हो जाती हैं, उसके अलावा शुगर जो होती है वो उसमें बहुत शामिल हो जाती है। अब लोग अगर ये कहें कि जी इसकी जो चीनी होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती, तो इसमें भी शुगर फ्रक्टोज जो है वो शामिल होती है और इससे भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, डायबिटीज़ इससे भी हो सकती है। तो यहाँ पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है आपने शुगर लेवल्स भी अपने कंट्रोल रखने होते हैं और फाइबर आपके लिए ज़रूरी है। तो फॉर अ चेंज आप बाहर हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, आप एज अ फैमिली और फ्रेंड्स बाहर हैं, तो आपने फॉर अ टेस्ट आपने इंजॉयमेंट के लिए चले ऑरेंज जूस ले लिया। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको फल का खाना आपकी सेहत के लिए बेहतर है, ना कि आप जूस का रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि हम इतनी अच्छी नेमत को, चाहे वो वाटरमेलन हो या मैंगो कोई भी हो, इतनी अच्छी नेमत को हम खुद जहर बनाते हैं। रमज़ान में हम इस पर काफ़ी बात करते रहे, लेकिन मैं चाहूँगा उसको आम दिनों में भी इस डिस्कशन को अगर कंटिन्यू करें। फ्रूट्स लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, उसमें डालते हैं चीनी और उसके बाद लो बेटा खाओ, तो ये कितना हैज़र्डस डबल चीनी हो जाती है। चीनी तो फलों के अंदर ऑलरेडी कुदरत ने फराहम की हुई है। कुदरत ने तो खुद ब खुद फलों के अंदर एक ऐसी मिठास शामिल की हुई है जिसमें हमें मज़ीद कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे हम खानों के अंदर नमक छिड़क छिड़क के डाल रहे होते हैं तो वो नमक जो है वो उल्टा जहर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम फलों के अंदर चीनी डालें तो ये चीज़ें एडिशनली हम उनके लिए नुकसानदेह बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कहते ये कि आप अच्छा अगर तरबूज खा रहे हैं तो वो आप रात में मत खाएं। वैसे अमूमन ये सुना कि जो आप फल खाते हैं वो आप मगरिब से पहले खा लें, आपकी बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये वाकई हकीकत है कि रात में आप ज़रा फल खाने से अवॉइड करें? देखिए इसमें कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। मतलब कुछ लोगों का जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन्होंने अच्छा इनहेरिटेड किया हुआ होता है कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती कि वो रात के टाइम पे खा लें। क्यूकम्बर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मूली का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तरबूज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कोई ऐसी मिथ नहीं है या कोई फार्मूला नहीं है या मैंने कोई किताबों में ऐसी बात नहीं पड़ी हुई। लेकिन तरबूज हो गया या खरबूजा हो गया या ये जो मेलन फैमिली है या क्यूकम्बर फैमिली है, इसके ऊपर पानी पीना या दूध का इस्तेमाल करना या रात के टाइम इसका इस्तेमाल करना कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कर देता है, कभी कभी स्टमक अपसेट कर देता है। आप अपनी हिस्ट्री को खुद देखिए, ठीक है। हर इंसान की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है, हो सकता है ये चीज डाइजेशन हो सकता है ये चीज आपको प्रॉब्लम दे, मुझे ना दे। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज समझना जरूरी है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ, ये कहीं किताब के अंदर मौजूद नहीं। ओके डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थी। देखिए बड़ा जरूरी है जनाब कि जब भी आप फल खाएं तो ये सोचना कि आपको कौन सा फल सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है कुछ फल, चीनी ना डालें उसमें, चीनी ना डालें जी। चलें जी, आम का भी सीजन आने वाला है, आम भी खाएं। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लंगड़े आम।